नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम बात करेंगे दिल्ली की जीवन रेखा यमुना नदी की, जिसकी सफाई के लिए सरकार ने मिशन मोड में काम शुरू कर दिया है। एक ऐसी नदी जो सदियों से हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का हिस्सा रही है, लेकिन दशकों से प्रदूषण की मार झेल रही है। अब उम्मीद की एक नई किरण जगी है शहरी नदी प्रबंधन योजना के साथ। और फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे देश के भविष्य, हमारे युवाओं के साथ जुड़ा है, नशे की समस्या। बाबा विश्वनाथ की पवित्र नगरी वाराणसी से एक ऐसी पहल की शुरुआत हुई जो नशा मुक्त भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा शिखर सम्मेलन के बाद जारी किया गया है काशी घोषणा पत्र, जो नशे की इस बुराई को जड़ से मिटाने का एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करता है। पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको अपने इसी शो में। फिर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाली एक ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षा की जो लाखों युवाओं के भविष्य को आकार देती है। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि RO-ARO परीक्षा की यह परीक्षा हर साल हजारों सपने बुनती है, लेकिन पारदर्शिता और शुचिता हमेशा एक बड़ी चुनौती रही है। इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPPSC ने एक बड़ा कदम उठाया है। 27 जुलाई को होने वाली इस परीक्षा में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से निगरानी की जाएगी। जी हाँ, अब AI हमारी परीक्षाओं को और भी निष्पक्ष बनाने में मदद करेगा। हम बात करेंगे भारत की उस अनूठी उपलब्धि की जिसने हमें डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में विश्व का सरताज बना दिया है। एक ऐसी तकनीक जिसने हमारे लेन देन के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI। भारत अब तेज डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया में सबसे आगे निकल चुका है, और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि हर भारतीय के बदलते जीवन का प्रतीक है। दिल्ली में यमुना नदी को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल शहरी नदी प्रबंधन योजना यानी कि URMP शुरू की गई है। यह योजना राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान और दिल्ली सरकार के सहयोग से लागू किया जा रहा है। आज हम इसी योजना के हर पहलू को समझेंगे और जानेंगे कि क्या सच में यमुना अपनी पुरानी गरिमा वापस पा सकेगी। यमुना नदी जो दिल्ली में लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दुर्भाग्य से इसी छोटे से हिस्से में अपने कुल प्रदूषण का लगभग 75% हिस्सा झेलती है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है। इस प्रदूषण के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है अनट्रीटेड सीवेज। दिल्ली के घरों से निकलने वाला अधिकांश सीवेज बिना उपचारित किए सीधे यमुना में बहा दिया जाता है। औद्योगिक कचरा जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला रसायन और अपशिष्ट यमुना को और भी ज्यादा दूषित करते हैं। ठोस कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और अन्य घरेलू कचरा नदी के किनारों और पानी में हर जगह बिखरा रहता है। इसके अलावा पूजा सामग्री और धार्मिक अनुष्ठान, त्योहारों के बाद मूर्तियों का विसर्जन और अन्य पूजा सामग्री भी प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है। घरों से निकलने वाला कचरा, सीधे नदी में फेंका जाने वाला घरेलू कचरा भी एक बड़ी समस्या है। इन सब ने मिलकर यमुना को एक नदी से बदलकर एक बड़े नाले में तब्दील कर दिया है। यह सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं बल्कि दिल्ली के लाखों लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता का भी सवाल है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना को लाया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल ने इस योजना को सिर्फ एक नीति रिपोर्ट नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज बताया है। इसका मतलब है कि यह योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें लगातार बदलाव और सुधार किए जाएंगे ताकि यह जमीनी हकीकत से जुड़ी रहे। अब आपको बताते हैं इस योजना की खासियत क्या है। प्रदूषण के कारणों और प्रभावों को वैज्ञानिक तरीके से समझा जाएगा
ताकि सटीक समाधान निकाला जा सके। उन क्षेत्रों और स्रोतों की पहचान की जाएगी जिनसे प्रदूषण का सबसे अधिक जोखिम है और उन पर प्राथमिकता से काम किया जाएगा। इसमें सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन, नागरिक समाज संगठन, उद्योग और आम जनता की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से गंगा नदी की सफाई के लिए बनी थी, लेकिन इसकी कई शाखाएं यमुना से भी जुड़ी हैं। इसी के तहत यमुना की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो यह दर्शाता है कि एकीकृत दृष्टिकोण को शामिल किया गया है और यह एकीकृत दृष्टिकोण को ही दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने यमुना को 2025 तक साफ करने का एक महत्वाकांक्षी वादा किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए 16 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। दिल्ली में कई बड़े एसटीपी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसका उद्देश्य घरों से निकलने वाले सीवेज को उपचारित करके ही यमुना में छोड़ना है। इससे नदी में जाने वाले प्रदूषण की मात्रा में भारी कमी आएगी। औद्योगिक इकाइयों पर निगरानी। औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है। जो औद्योगिक इकाइयां नियमों का पालन नहीं कर रही हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उद्योग अपना कचरा सीधे नदी में ना बहाए। इसके अलावा यमुना किनारे झुग्गियों को हटाना और हरित पट्टी बनाना। नदी के किनारों पर बसी अवैध झुग्गियों को हटाकर वहां पर हरित पट्टी विकसित की जा रही है। यह न केवल प्रदूषण को कम करेगा बल्कि नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को भी बेहतर बनाएगा। फव्वारे और इरेटर मशीनें। यमुना के पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए फव्वारे और इरेटर मशीनें लगाई जा रही हैं। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से जलीय जीवन को बढ़ावा मिलेगा और नदी का पानी प्राकृतिक रूप से साफ होने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी की जाएगी। जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए नदी के प्रदूषण स्तर और सफाई कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। निश्चित रूप से यमुना की सफाई एक विशाल और जटिल कार्य है। इसमें कई चुनौतियां भी हैं, जैसे जन भागीदारी। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, नदी को साफ रखने में सहयोग नहीं करेगी, तब तक कोई भी योजना पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। फंडिंग और रखरखाव। परियोजना के लिए पर्याप्त फंड और उनके रखरखाव के लिए दीर्घकालिक योजनाएं आवश्यक हैं। अंतर एजेंसी समन्वय। विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय भी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा कानून का सख्त प्रवर्तन भी जरूरी है। प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कानूनों का सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करना होगा। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद सरकार और स्थानीय प्रशासन मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। यह सिर्फ एक नदी की सफाई का मामला नहीं, बल्कि दिल्ली के भविष्य और एक स्वस्थ पर्यावरण का भी सवाल है। यमुना नदी, जो कभी दिल्ली की शान थी, अब अपनी पहचान वापस पाने की राह पर है। शहरी नदी प्रबंधन योजना और दिल्ली सरकार के ठोस प्रयासों से यह उम्मीद बंधी है कि 2025 तक हम एक स्वच्छ और पुनर्जीवित यमुना देख पाएंगे। यह एक लंबा सफर है, लेकिन अगर सभी हितधारक मिलकर काम करें तो आम जनता अपना सहयोग दे, तो यह सपना निश्चित रूप से सच होगा। यमुना की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इस मिशन में अपना योगदान दें और अपनी इस जीवनदायिनी नदी को फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाएं। आज नशे की समस्या एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। यह केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार, समाज और अंततः पूरे देश को खोखला कर देती है। हमारे युवाओं की ऊर्जा जो देश के विकास में लगनी चाहिए, वह इस नशे की गिरफ्त में फंसकर बर्बाद हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारे युवा नशे की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो जाते। इसी बात को समझते हुए वाराणसी में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से 120 से अधिक संगठनों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने भाग लिया, जिन्होंने नशे के खिलाफ इस लड़ाई को कैसे जीता जाए इस पर अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। इन्हीं सुझावों का सार है काशी घोषणा पत्र। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकसित भारत में देश को नशा मुक्त बनाकर ही रहेंगे। काशी घोषणा पत्र कोई सामान्य नीति रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक विस्तृत और व्यवहारिक रोड मैप है। इसमें नशे की समस्या से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। आइए इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। घोषणा पत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहल नशा मुक्ति पर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स यानी कि संयुक्त कार्य समिति का गठन है। यह समिति कई मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कला संस्कृति मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय, राज्य आबकारी विभाग, रक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ साथ आध्यात्मिक संगठनों और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के प्रतिनिधियों को भी शामिल करेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में सरकार के सभी विभाग और समाज के विभिन्न वर्ग एकजुट होकर काम करें। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि यह कमेटी सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर भी काम करेगी। इसका मतलब है कि यह अभियान हर गांव, हर मोहल्ले तक पहुंचेगा और स्थानीय स्तर पर नशे के खिलाफ मुहिम में शामिल होगा। अभियान को युवाओं के नेतृत्व में नशा विरोध क्लबों के निर्माण के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इसे कौशल भारत, फिट इंडिया और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों में शामिल किया जा सके और उन्हें नशे से दूर रखा जा सके। अगले 5 साल के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया, ताकि सरकार और आध्यात्मिक संगठन एकजुट होकर नशा मुक्त भारत के लिए काम कर सके। यह दिखाता है कि यह एक तात्कालिक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति है। काशी घोषणा पत्र केवल नीति बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जागरूकता, रोकथाम और उपचार पर भी विशेष जोर देता है। शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई जाएगी। यह बचपन से ही युवाओं में नशे के प्रति नकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करेगा। युवाओं के बीच नशे से जुड़ी गलत मानसिकता को दूर करने के लिए विशेष पहल की जाएगी। उन्हें समझाया जाएगा कि नशा कोई कूल चीज नहीं है, बल्कि जीवन को बर्बाद करने वाला दलदल है। नशा करने वाले लोगों को नशा मुक्ति सेवाओं से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना की जाएगी। इससे उन्हें सही समय पर मदद मिल सकेगी और वे आसानी से इस लत से बाहर आ सकेंगे। नैतिक शिक्षा, खेल, आर्मी की गतिविधियां, कला और आध्यात्मिक अभ्यास जैसे रचनात्मक माध्यमों से युवाओं को जागरूक किया जाएगा। ये उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। मीडिया, तकनीक और कानूनी उपायों के माध्यम से नशे के प्रचार, वितरण, ऑनलाइन, ऑफलाइन उपलब्धता पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नशे की लत को बढ़ावा देने वाली कोई भी गतिविधि ना हो। स्कूलों, कॉलेजों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ एक संयुक्त जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें महिलाओं की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, क्योंकि वे परिवारों और समाज में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। किसी भी बड़े अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मांडविया ने टीबी मुक्त अभियान का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे 2 लाख लोगों ने
देश के 15 लाख टीबी मरीजों की मदद की, जिससे इस अभियान को अभूतपूर्व गति मिली। उन्होंने जोर दिया कि सरकार अकेले किसी अभियान को सफल नहीं बना सकती। काशी घोषणा पत्र ने नशा मुक्त भारत के लिए एक स्पष्ट और व्यापक मार्ग प्रशस्त किया है। यह राष्ट्रीय चेतना का बीजोरोपण करने का काम करेगा। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक संस्थाओं की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि यह अभियान पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन जब समाज का हर वर्ग, सरकार और आम नागरिक एकजुट होकर इस बुराई के खिलाफ खड़े होंगे, तभी हम अपने देश को, अपने युवाओं को नशे की गिरफ्त से पूरी तरह से मुक्त कर पाएंगे। 2047 तक विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारे युवा स्वस्थ, सशक्त और नशा मुक्त होंगे। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की मदद करना, नशीली दवाओं के नेटवर्क को तोड़ने के लिए मिलकर काम करना, ये सभी कदम आवश्यक हैं। और याद रखिए, मीडिया, तकनीक और कानूनी उपाय अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा हथियार है जन जागरूकता और जन भागीदारी। आइए हम सब मिलकर इस मिशन में अपना योगदान दें, अपने आसपास के युवाओं को जागरूक करें, उन्हें सही दिशा दिखाएं और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान दें। अब आपको बताते हैं, लगभग 11 लाख अभ्यर्थी, 2382 परीक्षा केंद्र और 75 जिले। यह है RO-ARO परीक्षा का विशाल कैनवास। इस बार सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित साधन का प्रयोग ना हो। AI से लेकर CCTV, बायोमेट्रिक से लेकर फेस रिकॉग्निशन तक तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हम समझेंगे कि ये कड़े इंतजाम क्या हैं, कैसे काम करेंगे और ये इतने जरूरी क्यों हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पद राज्य सचिवालय, लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करते हैं, जहां वे नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में सीधे तौर पर शामिल होते हैं। हर साल इन पदों के लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं, जो सरकारी सेवा में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं। हालांकि बीते कुछ वर्षों में बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठे। पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित साधनों के प्रयोग की खबरें न केवल अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ती हैं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा देती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए यूपी PSC और राज्य सरकार ने इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। 27 जुलाई को होने वाली यह परीक्षा अपने आप में एक मिसाल पेश करेगी। इस बार RO-ARO परीक्षा की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी विशेषता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की निगरानी। यह पहली बार है जब यूपी PSC की किसी परीक्षा में AI का इतना व्यापक उपयोग किया जा रहा है। पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करेगा। परीक्षा केंद्रों पर लगे CCTV कैमरों से मिलने वाले लाइव फुटेज का विश्लेषण AI द्वारा किया जाएगा। AI संदिग्ध गतिविधियों जैसे नकल करने का प्रयास, अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश या किसी भी असामान्य व्यवहार को तुरंत पहचान लेगा और संबंधित अधिकारियों को अलर्ट करेगा। यह मानवीय निगरानी से कहीं अधिक सटीक और तीव्र होगा। सभी 2382 परीक्षा केंद्रों की प्रत्येक गतिविधि की निगरानी लाइव CCTV स्ट्रीमिंग के माध्यम से की जाएगी। यह सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ी होगी, जिससे अधिकारी किसी भी समय कहीं से भी केंद्रों की स्थिति देख सकेंगे। परीक्षा से जुड़ी किसी भी अफवाह, पेपर लीक की खबर या किसी भी अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए एक विशेष सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है। यह सेल 24 घंटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखेगा और किसी भी भ्रामक जानकारी या लीक की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई करेगा। इन तकनीकी उपायों का उद्देश्य परीक्षा की शुचिता को हर हाल में बनाए रखना है, ताकि वास्तविक और मेहनती अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके।
तकनीकी उपायों के साथ साथ मानवीय और प्रशासनिक निगरानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस बार इसे भी बेहद मजबूत किया गया है। हर जिले में संबंधित टीएम को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वे परीक्षा की समग्र निगरानी करेंगे और आवश्यकता अनुसार त्वरित निर्णय लेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सकेगा। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एक केंद्र व्यवस्थापक, 2 सह केंद्र व्यवस्थापक और प्रशिक्षित अंतः परीक्षक तैनात किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा हॉल के अंदर और बाहर दोनों जगह कड़ी निगरानी। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य गैजेट्स की अनुमति नहीं होगी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्पेशल टास्क फोर्स भी परीक्षा की निगरानी कर रही है। ये एजेंसियां खुफिया जानकारी जुटाकर किसी भी अनुचित गतिविधि को पहले ही रोकने का प्रयास करेंगी। अभ्यर्थियों का केंद्र आवंटन भी कंप्यूटर रैंडमाइजेशन से किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश खत्म हो जाती है। ये सभी इंतजाम एक साथ मिलकर परीक्षा को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। पहली बार एआई और अन्य आधुनिक तकनीकों का इतना व्यापक उपयोग यह दर्शाता है कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता को लेकर कितनी गंभीर है। यह केवल आरओ परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह एक मॉडल बन सकता है जिसे भविष्य में अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लागू किया जा सके। यह कदम उन लाखों ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है जो अपनी योग्यता के बल पर सफलता हासिल करना चाहते हैं। जब परीक्षा में पारदर्शिता होती है तो उम्मीदवारों का विश्वास बढ़ता है और उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। 27 जुलाई को होने वाली आरओ परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं है, यह पारदर्शिता और विश्वास की एक नई मिसाल कायम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि यह सफल होगी और हमारे देश के युवाओं को एक निष्पक्ष भविष्य प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी। अब हम आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नई रिपोर्ट खुदरा डिजिटल भुगतान का बढ़ता चलन। इंटरऑपरेबिलिटी का महत्व ने भी भारत की इस डिजिटल क्रांति पर मुहर लगा दी है। ये सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं, बल्कि समावेशी विकास और आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। आज हम समझेंगे कि यूपीआई कैसे भारत की इस डिजिटल महाशक्ति बनने की यात्रा का मुख्य आधार बना और इसका भविष्य क्या है। भारत तेजी से कैशलेस और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। कुछ साल पहले तक नकदी का बोलबाला था। छोटे से छोटे भुगतान के लिए भी नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। हर ठेले वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह आप एक QR कोड देखेंगे। यह बदलता नजारा विश्वास, आसानी और मुफ्त लेन देन का परिणाम है, जिसने भारत को डिजिटल भुगतान का ग्लोबल लीडर बना दिया है। IMF की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि भारत का यूपीआई इस क्रांति का मुख्य आधार है। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा भारत की डिजिटल प्रगति को मिली मान्यता है। यूपीआई ने न सिर्फ हमारे लेन देन को सरल बनाया है, बल्कि वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा दिया है। जिसने कभी सोचा भी ना था कि वो डिजिटल लेन देन कर पाएगा, आज वो भी यूपीआई का सहजता से इस्तेमाल कर रहा है। तो आखिर ये यूपीआई है क्या, जिसने देश को डिजिटल भुगतान में नंबर 1 बना दिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा 2016 में शुरू किया गया यूपीआई आज भारत में पैसे भेजने और पाने का सबसे तेज, आसान और भरोसेमंद तरीका है। चलिए बताते हैं इसकी खासियत क्या है। यूपीआई आपको एक ही मोबाइल ऐप से अपने कई बैंक खातों को जोड़ने की सुविधा देता है। आपको अलग अलग बैंकों के ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
चाहे किसी को पैसे भेजने हो, दुकान में भुगतान करना हो या दोस्तों को पैसे ट्रांसफर करने हो, सब कुछ एक ही क्लिक में हो जाता है। ये रियल टाइम में काम करता है, यानी कि पैसा तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। हर लेन देन के लिए पिन या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है, जिससे लेन देन बेहद सुरक्षित हो जाता है। क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करना इतना आसान हो गया है कि अब छोटे से छोटे विक्रेता भी इसे अपना रहे हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े इस सफलता की गवाही भी देते हैं। आज भारत में हर महीने 18 अरब से ज्यादा लेन देन यूपीआई के जरिए हो रहे हैं। जून 2025 में ही यूपीआई ने 18.39 अरब लेन देन के जरिए 24.03 लाख करोड़ रुपए का विशाल भुगतान संसाधित किया। पिछले साल जून के मुकाबले यह आंकड़ा करीब 32% की बढ़त को दर्शाता है। यह एक अभूतपूर्व वृद्धि है जो यूपीआई पर भारतीयों के बढ़ते विश्वास को दिखाती है। यूपीआई की सफलता का राज उसकी व्यापक पहुंच और समावेशी प्रकृति में छुपा हुआ है। आज यूपीआई से 491 मिलियन यानी कि 49.1 करोड़ लोग और 65 लाख से अधिक व्यापारी जुड़े हुए हैं। ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। यूपीआई पर 675 बैंक एक साथ काम करते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी बैंक के ग्राहक को किसी भी दूसरे बैंक के ग्राहक को भुगतान कर सकते हैं बिना किसी बाधा के। ये इंटरऑपरेबिलिटी यूपीआई की सबसे बड़ी ताकत है। भारत में जितने भी डिजिटल लेन देन होते हैं उनमें से 85% अकेले यूपीआई के माध्यम से होते हैं। यह दिखाता है कि यूपीआई कैसे देश के डिजिटल भुगतान परिदृश्य पर हावी हो चुका है। और चौंकाने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया के 50% रियल टाइम डिजिटल भुगतान अकेले भारत के यूपीआई से होते हैं। यह हमें न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक डिजिटल भुगतान का नेतृत्व करने वाला देश बनाता है। यह आंकड़े सिर्फ संख्या में नहीं है, ये भारत की डिजिटल सशक्तिकरण की कहानी कहते हैं, जहां हर नागरिक को वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच मिल रही है। यूपीआई की यह सफलता अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह तकनीक अब दुनिया के अन्य देशों में भी अपनी जगह बना रही है। यूपीआई सेवा अब तक 7 देशों में शुरू हो चुकी है। इसमें यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस शामिल है। यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। यूपीआई की शानदार सफलता की नींव किसी एक दिन में नहीं रखी गई। इसकी जड़ें प्रधानमंत्री जन धन योजना में हैं, जिसे वर्षों पहले शुरू किया गया था। जन धन योजना के तहत जुलाई 2025 तक 55.83 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों ने करोड़ों लोगों को पहली बार बैंकिंग सुविधा दी, उन्हें मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ा। इन खातों के जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचने लगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई और पारदर्शिता आई। लोगों को अपनी कमाई को सुरक्षित रखने और बचत करने का एक विश्वसनीय मंच मिला। जनधन योजना ने एक ऐसा विशाल बैंक खाता आधार तैयार किया जिस पर यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणाली को आसानी से विकसित और विस्तारित किया जा सका। यह दर्शाता है कि कैसे एक दूरदर्शी सरकारी योजना ने डिजिटल क्रांति के लिए जमीन तैयार की। यूपीआई आज भारत की डिजिटल शक्ति का प्रतीक बन चुका है। यह सिर्फ एक भुगतान प्रणाली नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन, पारदर्शिता और तकनीक नवाचार का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर महीने अरबों लेन देन, करोड़ों उपयोगकर्ता और अब वैश्विक विस्तार, यूपीआई भारत को एक नए डिजिटल युग में ले जा रहा है। यह सफलता दिखाती है कि कैसे सही नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचे
और जन भागीदारी के साथ एक देश डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। यूपीआई ने साबित कर दिया है कि भारत केवल तकनीकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका निर्माता और अगुवा भी है। डिजिटल क्रांति यूपीआई की वैश्विक उड़ान में आज के लिए बस इतना ही। इसी आशा के साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा आपसे विदा लेती हूँ। आईना सच का एक बार फिर हमें ये याद दिलाता है, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फूल अपनी तरह से खिलता है। नमस्कार।